मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भूपेंद्र बख्शी जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी, बात की जा रही है मध्य प्रदेश की 6 सीटों की। सर, अगर बात की जाए समीकरण की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा बढ़त बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, ये बीजेपी तो शुरुआत से ही पूरे भारतवर्ष में आगे चल रही है। उत्तरी राज्यों में बीजेपी का वर्चस्व है और मोदी के नाम की चर्चा हर जगह है। मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जहां तक ये टीकमगढ़ और खजुराहो, देखो खजुराहो तो वैसे ही जीत चुके हैं, उसमें तो वहां कोई कंपटीशन है ही नहीं वहां के उसमें। और होशंगाबाद और ये आपके सतना, दमोह में और ये टीकमगढ़ में, यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वहां पे इनके प्रत्याशी पहले ही घोषित किए जा चुके। कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने में विलंब हो गया, जिसके कारण उनको प्रचार का भरपूर समय नहीं मिल पा रहा। और नतीजा यह रहा कि उनकी तैयारी भी नहीं थी। उनको खुद को उनके यहाँ पे कैंडिडेट मिलने रही थे, जिनको कैंडिडेट टिकट दे रहे थे वो वहां से भागते नजर आ रहे थे। ये पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति थी। इसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस में इस मैदान से इनडायरेक्ट रूप से बहुत पिछड़ गई है। और कांग्रेस को चाहिए था कि ये 2 महीने पहले ही अगर ये घोषित करते तो उनको पर्याप्त समय मिलता, अच्छे केंद्रीय उम्मीदवारों का चयन करते। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन करने में विलंब इसलिए किया कि यदि पहले ही चयन करते थे तो कई कांग्रेसी टूट करके बीजेपी में बहुत पूर्व से ही मिल जाते। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है और बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है। बिल्कुल। बख्शी जी, अगर सतना की हम बात करें तो वही सतना का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी के उतरने से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने सतना विधानसभा के मौजूदा विधायक पर भरोसा जताया है। बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेला है और ब्राह्मण चेहरे नारायण त्रिपाठी पर दाव लगाया है। ये जो कार्ड खेले गए हैं, अगर बात की जाए विशेष जन समुदाय की, विशेष वर्ग को साधने की बात की जाए, तो कोई भी पार्टी किसी से कम नजर नहीं आ रही है। सर, हाँ, ये बात जरूर है कि जो जातिगत आधार पर सतना का हमेशा निर्वाचन होता आ रहा है और जाति को प्रेफरेंस देते थे। वो अपने व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन यदि उसकी जाति उस विशेष से वो ताल्लुक रखता है तो उसका उम्मीदवारों पर और जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो सपना है जो लोकसभा सीट है इससे अछूती नहीं है। लेकिन जो गणेश सिंह की जो स्थिति है, वो गणेश सिंह एक जमीनी कार्यकर्ता है और कई बार के सांसद भी रहे हैं और उनको इसका बहुत अच्छा अनुभव है। उनका अनुभव निश्चित उन्हें लाभ देगा और उनकी जो उम्मीदवारी को बहुत पहले से बता दिया गया था कि भाई आपको सतना से टिकट दिया जा रहा है। इस नाते भी उनकी उम्मीदवारी पर उन्होंने बहुत मेहनत की और जनता के बीच में अच्छा निरंतर संपर्क रखा, जिसके कारण उनको इसका निश्चित ही लाभ मिले। बिल्कुल। अगर बात की जाए सर 2019 की, तो उस टाइम हमने देखा था कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए थे। वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हिंदुत्व का कार्ड साफ तौर पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस विकास, रोजगार और महिलाओं के हक की बात कर रही है। पर एक बात ये भी है कि इस चुनाव में मुद्दों की बहुत कमी देखने को मिल रही है। मुद्दे इसमें विरोधी दलों ने जो मुद्दे उठाना चाहिए तो वो मुद्दों को तो उन्होंने उठाया नहीं और अनर्गल दूसरे मुद्दे उठाए। जैसे उदाहरण के लिए जो सबसे पहले कांग्रेस के लिए जो विरासत का जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो उनके लिए आत्महत्या का कारण बनेगा। क्योंकि विरासत के मैंने आपने देखा होगा, चाहे नेहरू परिवार को देखो, नेहरू परिवार ने क्या किया, अगर शुरुआत से देखते आजादी के बाद से अपने हितों के खातिर उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कि प्रधानमंत्री पद का दायित्व मिले, सत्ता मिले, उन्होंने देश के विभाजन करवा दिए, देश के टुकड़े करा दिए। मैंने कश्मीर एक अलग जैसा राज्य हो गया। पाकिस्तान का भी, जिन्ना का भी ये हाल है। कभी जिन्ना से भी इनके संबंध से ताल्लुकात से रिश्तेदारी थी इनकी। नतीजा ये हुआ कि एक ये इन्होंने जो वो मुद्दे विरासत का अगर उठाया, इनका इलाहाबाद में बहुत जमीन थी, आनंद भवन था इनका, लेकिन दिल्ली में भी इतनी प्रॉपर्टी थी। सोनिया गांधी की जो स्थिति है पूरे संसार में
एक मैंने रिच महिला की स्थिति है, काफी पैसा है, धन दौलत है इनके पास में। अभी नेशनल हेराल्ड केस में आप देख लीजिए, मैंने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर मैंने आरोप है। जिस परिवार पर 5,000 करोड़ से ऊपर का आरोप है वो साधारण परिवार नहीं हो सकता। यदि वो विरासत का मुद्दा उठाता है तो 25% जो पैसा है उसकी इमीडिएट भारत सरकार को देना पड़ेगा, क्या वो देगा? विरासत का मुद्दा उठा करके इन्होंने जो बड़े बड़े उद्योग घराने को थे, जो इनके पक्ष में थे शुरू में, वो भी अब इनके खिलाफत में आ गए, और जो छोटे छोटे उद्योगपति थे वो भी इनके खिलाफत में आ गए। इनको इस मुद्दे को हवा देने ही नहीं चाहिए, ये एक आत्महत्या का कारण बन जाएगा इनके लिए। तो ये ऐसे मुद्दे वो उठा रहे हैं। दूसरी बात, परिवारवाद का मुद्दा ये था। राहुल गांधी को खुद अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो नीति निर्धारक व्यक्ति है, जैसे उदाहरण के लिए जयराम रमेश, उन्होंने जीवन में कभी कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, और मुझे लगता नहीं कि वो छात्र जीवन में भी कहीं मॉनिटर का चुनाव लड़े होंगे। वो उनके नीति निर्माता, आपके दिग्विजय सिंह आपने देखा होगा, वो हार चुके हैं, राज्यसभा में बैठे हुए। अरे इनके जो मुख्य कांग्रेस अध्यक्ष वो खड़गे, वो भी हार चुके हैं, वो भी राज्यसभा में जाकर बैठ गए। माने इनके जो व्यक्ति हैं, जो मुख्य व्यक्ति है मनमोहन सिंह, उनको प्रधानमंत्री बनाना है, वो कभी जीवन में लड़े नहीं। एक बार वो लड़े, उसमें भी वो हाथ जमानत जब्त करके बैठे। इनके साथ में दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के नीति निर्धारक व्यक्ति है, वो खुद ही अपने में संतुष्ट नहीं है कि कौन सी नीति बनाना चाहिए। अब आप इनको अयोध्या का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए थे। निमंत्रण स्वीकार करने से कोई इनका जाता नहीं, लेकिन मुस्लिम वोट इससे भड़क जाएंगे इसलिए वो वहां अयोध्या में गए नहीं। लेकिन उनको लगा नहीं कि हिंदू मेजोरिटी, हिंदू वोट पे मैंने लात मार करके आप मुस्लिम वोट की ओर मुड़ गए। इसका नतीजा होगा कांग्रेस जहां थी वो थोड़ी बहुत थी वो भी साफ हो जाएगी। केवल कुछ जगह पर जहां पर मुस्लिमों की मेजोरिटी है वहां उनको थोड़ा बहुत सफलता मिल सकती है, पश्चिम बंगाल में, केरला में। लेकिन एक बात उनको ये देखना चाहिए कि ये जो सबसे बड़े वर्ग है, उस वर्ग को साधने के लिए उनको अयोध्या में जाना चाहिए था। सनातन विरोधियों का अपना जो चेहरा है, अपनी छवि को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए था। पिछले चुनाव में राजीव गांधी और इनके जितने भी व्यक्ति थे मंदिर मंदिर घूमते रहे, मस्जिद मस्जिद घूमते रहे। तो इस समय क्यों नहीं घूमे हो भाई? उनको जाना चाहिए था, लेकिन कहीं एक बार भी नहीं गए। उनको खुद अपनी जीत पर राहुल को भरोसा नहीं है, इसलिए वो फिर से अमेठी में लड़ना चाहते हैं या रायबरेली में जाना चाहते हैं। आज जब आपके जो हेड है, जो प्रमुख है, उनको अपनी जीत का भरोसा नहीं है, तो फिर आगे क्या होगा? खड़गे साहब के पास में इतनी दौलत है जितनी किसी के पास में नहीं है। इनके शशि थरूर के पास में इनकी दौलत है, शिव कुमार जी के पास में जो कर्नाटक वाले हैं वो भी उद्योगपति नहीं। क्या ये अपनी 55% प्रॉपर्टी अपने देश को देंगे विरासत कर के रूप में? है ये खुद ये केवल ये जुमला है, और इस जुमले का प्रयोग उन्होंने केवल जीतने के लिए किया है, और जो निचला तबका है उनको खुश करने के लिए किया है। जातिगत जनगणना के होने चाहिए। जातिगत जनगणना ये चाहते थे कि ओबीसी को सबसे ज्यादा उनका हक मिले, क्योंकि वो 65% से भी ज्यादा है। आज मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री है, ओबीसी का प्रधानमंत्री देश में है। इसी तरह से ओबीसी के माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपना फ्रेम सुनिश्चित कर लीजिए। अच्छा जी, फ्रेम ठीक है जी सर, ठीक है। तो ये जो ऐसे मुद्दे हैं, कांग्रेस के नीति जो बनाने वाले जो तत्व है, जो व्यक्ति हैं, वो स्वयं मैंने जनता से जुड़े हुए होना चाहिए, जनता के ये तबके के होना चाहिए, और ये और उनको जो जमीनी हकीकत मालूम होना चाहिए। ऐसी व्यक्तियों को यदि कांग्रेस चुनती तो कांग्रेस को निश्चित ही वोट प्रतिशत बढ़ जाता। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने घिसे पिटे चेहरे को भी लिया जो कि चुनाव के बारे में इतना जानकारी नहीं रखते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कांग्रेस देश के नक्शे पर से साफ हो रही है। पहले ये था कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती थी, लेकिन आजकल के तो कांग्रेस को जो ढूंढना पड़ता है, माइक्रोस्कोप लेके खोजना पड़ता है कि किन राज्यों में है, कहाँ पर है। जहां पर वो पूर्व सत्ता में थी और कांग्रेस विरुद्ध सारे दल थे, आज ये हो गया कि बीजेपी विरुद्ध सारे दल हो गए। तो ये कांग्रेस की गलत नीतियां ही थी जिसके कारण कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति हो गई।
सर, देश की स्थिति की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है वो कहता नजर आ रहा है कि देश का संविधान खतरे में। संविधान का टॉपिक उठाकर मुख्यतः इंडिया अलायंस जो है वो सामने आया है। संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा है, देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, तानाशाही की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज, एक बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आई कि जो न्यायालय है, न्यायालय में जज जो है फैसला सुनाने से पहले कतराने लगे हैं। जब वो पद छोड़ देते हैं तब जाकर वो अपने विचारधारा, अपने विचारों को सामने रखते हैं, उससे पहले वो कुछ बोलने में भी कतराते हैं। देश इस तरह की राजनीति से गुजर रहा है, क्या ये देश के लिए सही है? आज तक के इतिहास में एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उनके ऊपर प्रेशर है, किसी भी जज ने नहीं कहा। और जब जज ने निर्णय दे दिया तो बीजेपी ने उनको पुरस्कार स्वरूप अवश्य में टिकट दिए हैं। हर पार्टी करती है ऐसा, हर पार्टी चाहती कि उसके इसमें जज रहे, सेनाध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर लोग रहे। कांग्रेस ने भी यही किया, उनको गवर्नर बनाया, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया, उसमें तो किसी ने आपत्ति नहीं की। चुनाव के जो आपके जो हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उनको भी उन्होंने बड़े बड़े पदों पर मुनीगी बताया। ये जब वो पद से निवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो ये आरोप बेमानी है। दूसरी बात ये कि जितने भी आपने जैसे केजरीवाल का उदाहरण ले रहे हैं, केजरीवाल के इतना ऊंचा बढ़ाने का औचित्य क्या है, आप मुझे बताइए। क्या केजरीवाल समस्या है? केजरीवाल की समस्या क्या देश की समस्या है? केजरीवाल की समस्या है कि इंडिविजुअल समस्या है। लेकिन केजरीवाल सारे पत्र पत्रिकाओं को, सोशल मीडिया को विज्ञापन देते रहते हैं, इसके कारण वो वहां के पत्र पत्रिकाएं इस मुद्दे को गर्म रखते हैं। और एक बात क्या, देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का हाई कोर्ट, देश के जिला कोर्ट, क्या सब उसको कंट्रोल मोदी करते हैं? और मोदी के कई मंत्री संत्रियों को आपने इसी को न्यायालय ने दंडित किया है। आपने देखा होगा कई ऐसे निर्णय हैं जिसमें कई जिन लोगों ने भी गलत कार्य किए, न्यायालय ने उनको दंडित किया है। तो न्यायालय के ऊपर लांछन लगाना ये ठीक बात नहीं। आपको किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। आपको आपके हिसाब से अगर चले तो वो अच्छा है, आपके हिसाब से न चले तो वो व्यक्ति बुरा है। जितने भी व्यक्ति आपने देखा होगा, कपिल सिब्बल हुए, वो आपके मनीष सिसोदिया हुए, आपके सिंधी भी हुए, ये सारे के सारे लोग देशद्रोही लोगों की पैरवी करते देखे गए। इनका पिछला चरित्र आप देखिए, ये सारे के सारे जितने भी कांग्रेसी है, इन्हीं की पैरवी करते देखे गए। इससे क्या सिद्ध होता है? आपने देखा होगा कि इन्होंने राम को माना ही नहीं कि राम थे, राम सेतु था ही नहीं, राम के अस्तित्व को ही नकारते, और आज आप राम की भक्ति करते हैं और राम के पक्ष में बातें करने लग गए। आप अपनी विचारधारा और अपने बयानों पर कायम नहीं रहते, अपने ध्येय पर, अपने उद्देश्यों पर कायम नहीं रहते, जिसका नतीजा ये होता है कि लोगों ने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया और मोदी की गारंटी पे भरोसा कर रहे हैं। आपकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि आप गारंटी के लायक रहे ही नहीं, आप गारंटी देते ही नहीं, और जो आपकी गारंटी जो बोलते हैं वो काम करते नहीं। और सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन अगर किसी ने किए तो कांग्रेस के राज में हुए। आपने देखा होगा पूरे कांग्रेस की राज में इतने दंगे होते थे, इतने गुंडे माफिया अपना सर उठाए फिरते थे, इतने स्कैम निकलते थे। आज कभी आप सुनते हैं किसी के, मोदी के किसी मंत्री के खिलाफ कोई किसी ने भी आरोप लगाया है क्या? किसी कांग्रेसी ने भी लगाया है क्या? किसी भी रिश्वतखोरी का आरोप है क्या? किसी भी क्या बोलते हैं माफिया का आरोप है क्या? माफिया कहीं नजर आते हैं क्या? लोग अब मैंने सुरक्षित है कि नहीं? महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? महिलाओं के पक्ष में काम हो रहा है कि नहीं? ये सारी की सारी बातें आपके विरोधी दलों के खिलाफ जाती है। यदि उनको मैंने बीजेपी का विरोध करना था तो उनकी नीतियों का विरोध करते, उनके जो सिद्धांत का विरोध करते, लेकिन आप तो विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, सेना पर प्रश्न उठाने लगे, और आप मोदी की मंशा पर प्रश्न उठाने लगे। आप मोदी का विरोध करिए, इसमें दो राय नहीं, विरोध होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोदी का हर कार्य अच्छा है, उसके कार्य गलत भी हो सकते हैं। इन कार्यों को जनता के सामने लाइए, लेकिन आपने विरोधी दलों के जो चरित्र है वो है ही नहीं, विरोध करने की क्षमता ही नहीं है आपने केवल शासन करने की क्षमता है, इसमें दो राय नहीं। आप कल विरोध करना जानते नहीं, जब आपका शासन नहीं रहा तो आप में से भगदड़ मच गई, आप शासक दल में शामिल होने लगे। ये चीजें बहुत गलत है। अपने सिद्धांतों से जो व्यक्ति समझौता कर लेता है वो पार्टी नष्ट हो जाती है। बीजेपी ने पार्टी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, चाहे उनके 2 मेंबर रह गए, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गए, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हार गई, लेकिन क्या बोलते उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, इन्होंने किसी संसद सदस्य को खरीदा नहीं। लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को मिला कि नहीं,
लेकिन कांग्रेस की गत बुरी तरह हो गई, बहुत ही खराब स्थिति आज कांग्रेस की अपने सिद्धांतों के कारण हो गई। यदि वो सिद्धांतों में चलती रहती तो कांग्रेस को निश्चित सफलता मिलती रहती। लोग आज भी कांग्रेस को अच्छा कहते हैं, लेकिन उसके जो नेतागण हैं और जो नीति निर्धारक जो व्यक्ति हैं, वो उन्होंने उन नीतियों को त्याग दिया, अच्छी नीतियों को त्याग दिया। पुरानी जो लीडर्स ने जो लोग अच्छी नीतियां बताई थी उस पर चले नहीं, गांधी जी की नीतियों पर चले नहीं, अपने लोकमान्य तिलक की नीतियों पर चले नहीं, कांग्रेस के जो मुख्य सिद्धांत थे उन पर चले नहीं, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है इलेक्शन से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन में बड़ा बदलाव हो जाता है, प्रमुख विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो जेल चले जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे समीकरण जो चुनाव से ठीक पहले बदल दिए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके ऊपर अचानक से केस आने लगते हैं और पुरानी जितनी भी फाइलें थी वो अचानक से सामने आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा जाता है, उसके बाद में राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाता है। क्या विकास को छोड़कर धर्म की राजनीति करना किसी भी पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, धर्म के नाम पर राजनीति करना क्या जरूरी है? मैडम, आपने इंडिया का इतिहास देख लीजिए। भारत जब से आजाद हुआ एक बम्बई प्रांत था, आपने दो टुकड़े कर दिए, एक महाराष्ट्र बना दिया और एक गुजरात बना दिया। वो दोनों पानी के लिए लड़ रहे हैं, आज तक एक नहीं हुए। आपने एक कास्ट के आधार पर आपने राज्य को बनाया, आपने कास्ट के आधार पर आपने सब जगह तेलंगाना बनाया, कास्ट के आधार पर बनाया। आपने जितने भी राज्यों का निर्माण किया कास्ट के आधार पर किया। आपको जब पाकिस्तान बनाया मैंने कास्ट के आधार पर बनाया आपने, तो आपको उस समय समझ नहीं आया कास्टिज्म का वोट बीज किसने बोया? कांग्रेस नहीं बोया, और आज बीजेपी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। कांग्रेस जैसे कांग्रेसियों ने जब उनके पास सत्ता थी उन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया, इसी कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट को उसको तोता बोलना पड़ा। उसका अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने जब अपनी संस्था का दुरुपयोग किया, बीजेपी भी वही कार्य कर रही है। लेकिन एक बात है कि जब यदि ये कार्य बहुत पहले अगर हो जाता तो लोग इस पर इतना आक्षेप नहीं करते। इलेक्शन के समय इन्होंने किया तो ये निश्चित ही इसमें कहीं न कहीं ऊपर मैंने शासक वर्ग का सहयोग तो था, इसमें इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता भी समझती थी कि यदि ये कार्य किया जाना चाहिए था तो ये आपको बहुत पूर्व में किया जाना चाहिए था। केजरीवाल का प्रकरण पूर्व में उठाया जाना चाहिए था। जितने भी जो लोगों के खिलाफ मैंने आपने कार्रवाई की है वो पहले कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन आपने इलेक्शन के समय आपने ये कार्य किया तो निश्चित ही इसमें इन संस्था को दुरुपयोग किया। और वो नई बात नहीं है, हर शासक वर्ग इसी प्रकार की कार्रवाई करता है, ये भी लोग दूध के धुले हुए नहीं है। लेकिन जितना दुरुपयोग, सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर कांग्रेसियों ने किया है, इसके तुलना में इनका जो दुरुपयोग 20% भी नहीं है। इसलिए इनके जो आटे में नमक तो चलता है लेकिन नमक में आटा नहीं चलता, तो इन्होंने दुरुपयोग किया, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपकी क्या सोच है? इलेक्टोरल बॉन्ड की जिस तरीके से बात सामने आई थी, बैन लगा दिया गया था, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान सामने आता है कि सरकार बनने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड तो ठीक है, देखिए पहले ये लोग गुप्त रूप से चंदा लेते थे, उसका हिसाब नहीं रखते थे। मैंने चुनाव आयोग को उसका खर्चे का मैंने ब्यौरा नहीं देते थे, उसको सार्वजनिक नहीं करते थे, इनकम टैक्स में इससे छिपाते थे, लोगों को बताते नहीं थे कि कहाँ से आए। आज जब सुप्रीम कोर्ट की मार पड़ी तो वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड ओपन हो गए तो लोगों को मालूम तो पड़ा कि इन्होंने किन किन लोगों से पैसा लिया और उनको क्या क्या लाभ दिए। तो एक बात आप बताइए कि इलेक्टोरल कोई भी पार्टी इतनी बड़ी सभा करती है, हेलीकॉप्टर में से इधर से उधर प्रचार करती है, लाखों लोगों के मैंने सभाएं करती, लाखों सभाएं करती, लाखों लोगों को बुलाती है, ट्रकों को लेके आती है, बसों में बैठा करके लाती है जनता को और बहुत पैसा उसमें खर्च करती है। तो इसके लिए ये धन कहाँ से आएगा? चुनाव करता क्या है? चुनाव आयोग ने एक सीमा बांध के रखी है कि विधायक को इतनी सीमा है, पार्षद की इतनी है, संसद सदस्य की इतनी है, तो चुनाव को एक्टिव होकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई आपने अपनी संपत्ति बताई है 1,42,00,000 और आप एक बार की पार्टी में मैंने 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक पार्टी में, एक बार एक सभा में आप खर्च कर रहे हैं, रोड शो में इतना खर्च कर, कहाँ से लाते हैं आप पैसे? जब आपने खुद ही आप राहुल गांधी का जो आप स्टेटमेंट देखिए, शपथ पत्र देखिए, इन्होंने जो खर्चा बताया वो 2 करोड़ से ज्यादा है पूरी संपत्ति मिला के। आपके पास में जब 2 करोड़ है तो आप इतने बड़े आप चारों ओर से प्रचार करते फिर रहे हो, हेलीकॉप्टर में घूमते फिर रहे हो,
कहाँ से आ रहा है आपके पास पैसा है? वही हाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए था। लेकिन जब ये इतना पैसा, ये सारा का सारा पैसा अभी तक जो गुप्त रीति से लेते थे वो चुनाव बांड के रूप में शामिल हो गया, और वो क्या हो गया कि जो ब्लैक मनी थी वो व्हाइट मनी हो गई। कम से कम लोगों के ध्यान में तो आया, लोगों को मालूम पड़ा। इसलिए चुनाव बांड लेना, पैसा लेना कोई अपराध नहीं है, और इसको लेकर उसको सार्वजनिक होना चाहिए, उसका हिसाब रखा जाना चाहिए, उसको जनता के बीच में संसद में पेश करना चाहिए, उसको कितना पैसा इस जगह से आया, विवाद होना चाहिए, इसमें डिस्कशन होना चाहिए, और इसलिए उसके नियम क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आदमी कितना पैसा दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सबसे ज्यादा जिस एक कंपनी के मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, लेकिन किसी कंपनी के वरिष्ठ के ऊपर किसी तरह का घोटाले का केस होता है और चंदा दिया जाता है, चंदा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके ऊपर से सारे जो जितने भी आरोप लगाए गए जाते हैं वो सारे आरोप हट जाते हैं। सर एकाएक कैसे पॉसिबल है ऐसा? नहीं, ये तो बात जरूर है। इसमें जो राजनीति जो शासन करता है तो उसके पक्ष में जाने से निश्चित ही उस उद्योगपतियों को, उस जो आदमी गलत काम करता है उसको फायदा तो होता है, क्योंकि पुलिस दबी रहती है, ईओडब्ल्यू दबा रहता है, ईडी दबी रहती है, इनकम टैक्स वाले दबे रहते हैं, सीबीआई दबी रहती है, और उसके पक्ष में जो काम हो सकता है वो काम करती है। उसको मालूम है कि उनको भी डायरेक्टर रहना है, उनको भी उसी पद पर रहना है। यदि हम, और इनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि मोदी फिर से आने वाला है, ये बीजेपी फिर से रूल करने वाली है, उनको भी क्या बोलते हैं जमीनी हकीकत मालूम पड़ती है। निश्चित ही क्या बोलते हैं जो व्यक्ति जो इस तरह के कार्य करता है वो शासक पार्टी में सम्मिलित होना चाहता है। हर उद्योगपति टैक्स बचाने के लिए या तो मंदिर को दान में दिखाता है, या किसी एनजीओ को दान में दिखाता है, या ऐसे लोगों को दान में दिखाता है कि बोलते हैं जिससे उसका इनकम टैक्स बच जाए और उसको सुविधा हो। या आपने देखा होगा कि जब राजमाता विजयाराध्य सिंधिया बीजेपी में थी तो माधुरा सिंधिया कांग्रेस में थी। ये हर व्यक्ति का ट्रेंड है कि यदि हस्बैंड किसी कांग्रेस में है तो व्यक्ति अपोजिशन पार्टी में, दूसरा व्यक्ति है उसके मिसेज दूसरे पार्टी में। आप आसपास उदाहरण देखिए, बीजेपी में भी बहुत से हैं, कांग्रेस में बहुत से उदाहरण देता है। यदि दोनों में से एक ही पार्टी आने वाली है तो वो कोई हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। नतीजा ये होता है कि ये दोनों पार्टियां जो होती है, ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों के दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये वो चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जीते, हमारा परिवार में से तो है। तो नतीजा ये है कि इसमें हर व्यक्ति शासक वर्ग के साथ जुड़ा रहना चाहता है। सर दूसरी चीज जो प्रचार के दौरान हमने देखी, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो महिलाओं से जुड़ा हुआ मंगलसूत्र काफी ज्यादा अहम माना जाता है और इससे जो भावनाएं हैं वो जुड़ी होती है। देश के प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र को लेकर बयान देना, वो भी एक सभा में, क्या सही था सर? नहीं, बिल्कुल गलत है। मंगलसूत्र स्त्री का धन है, स्त्री धन नहीं देना जाता है। आपने देखा जितने भी तलाक के मुकदमे होते हैं, जो आपको उसका मंगलसूत्र होता है, उसके जो बने कान के टाप्स होते हैं, हाथों की चूड़ियां होती है, या फिर जो उसको जो चढ़ावा दोनों ओर से, वर पक्ष की ओर से मिलता है, जो वधु पक्ष की ओर से मिलता है, तो स्त्री धन कहलाता है। और उस धन के ऊपर से कोई भी अदालत तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करती। यदि डाइवोर्स भी हो जाता तो ये माना जाता है कि जो स्त्री के पक्ष में ही रहता है उसके पास ही वो धन रहता है। स्त्री धन पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी किया जाना और उसको राजनीति के रूप में घसीटना, ये सबसे गलत माने ये है। जैसे स्त्री का जो सबसे बड़ा चरित्र होता है कि उसके चरित्र पर आप आक्षेप करते हो, तो आप स्त्री के पर आक्षेप नहीं कर रहे हो, पूरे स्त्री समाज पर आक्षेप कर रहे हो। उस स्त्री के पूर्ण माने जीवन को आप नष्ट करने की बातें कर रहे हो, उस स्त्री का आप मर्डर कर रहे हो। तो इसके संबंध में किसी प्रकार का विवाद किया जाना ना तो उचित है, न ही नैतिक है, न ही धार्मिक। आपको स्त्री के प्रति एक अच्छे विचार, सदविचार रखने चाहिए। और स्त्री तो हमारी माता के समान है, भारत माता को हम माता मानते हैं। हमारा सच चाहे हमारी लक्ष्मी है, चाहे हमारी सरस्वती है, हम हमारे यहाँ पे देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं। तो उनके बारे में, उनके गहनों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी इस राजनीति क्षेत्र में नहीं करना चाहिए।
और इसको किसी भी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि न्यायालय में भी नहीं होती। न्यायालय इस पर संज्ञान लेता है और तुरंत उस पर निर्णय करता है, तो जो आपत्ति करने वालों को तुरंत दंडित करता है यदि वो सह्य नहीं कर पाए तो उसी तरह से जो इसका जो विवाद है मेरे मत में ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जी सर, अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस मध्य प्रदेश में बात करती है किसानों के हक की, किसानों के आवाज उठाने की, और साथ ही कांग्रेस से जुड़ा एक और टॉपिक जिसकी कांग्रेस हमेशा मध्य प्रदेश में बात करती है वो है ऋण माफी का। कांग्रेस ने हमेशा ये बात कही है कि जब हमारा शासन था तब हमने ऋण माफ कराया। हालांकि अब वो हुआ था या नहीं हुआ था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन किसानों में नाराजगी अभी भी उसी चीज को लेकर है कि ऋण माफ नहीं हुआ था। फिर बीजेपी आई, बीजेपी ने कहा कि हमने किया है ये काम। हालांकि जनता जो है मध्य प्रदेश की वो ना तो कांग्रेस से खुश है और ना ही बीजेपी से खुश है, और इसका जीता जागता उदाहरण मतदान प्रतिशत के रूप में देखने को मिल रहा है। सर ये बात सही है कि कांग्रेस ने बहुत घोषणा की थी अपने समय में, आप भी उनका घोषणा पत्र देखिए किसानों से भरा पड़ा है, लेकिन उन्होंने जो जमीनी हकीकत ये है कि 20% कार्य किया है उन्होंने किसानों के पक्ष में, और जो घोषणा की है उसकी 20% ही उनका हल हो पाई, 80% हल नहीं हो पाई। लेकिन इसके तुलना में यदि बीजेपी से अगर तुलना की जाए तो बीजेपी ने उसके तुलना में 50% काम किया है, लेकिन काम तो किया है। यदि दोनों के आपके सामने एक दो तीन व्यक्ति हैं, एक पगटमार है, चोर है, डकैत है, सर लेकिन किसानों को बढ़ा हुआ एमएसपी नहीं मिला है, जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था कि एमएसपी की जो रकम है वो बढ़ाई जाएगी, तो वो बढ़ाई नहीं गई। दूसरी मुआवजा की अगर हम बात करें, मौसम खराब की वजह से जो मुआवजा मिलना चाहिए था किसानों को वो भी नहीं दिया बीजेपी ने। नहीं, पर एक बात यह है कि यदि कांग्रेस ने पहले भी आरोप लगाए थे कि इनको किसानों को इनका हक नहीं मिला, विधानसभा में भी प्रश्न उठाए थे, लेकिन आप देखिए जमीनी हकीकत यह है कि जब भी इलेक्शन होता है तो वहां से बीजेपी जीत के आती है। ये इस बात का घोषक है, इस बात का परिचायक है कि वह कांग्रेस ने तो किसानों को खुश कर बीजेपी ने किसानों को खुश करने के लिए काफी अधिक कार्य किया कांग्रेस की तुलना में। तो ये इस आरोप में कोई इतना दम नहीं है। और जो लोग नाराज हैं वो है हरियाणा के किसान, वो पंजाब के किसान, नॉर्थ के किसान, जो लोग अवश्य नाराज है। वो नाराज इसलिए कि वो अरबपति हैं और उनको आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रैक्टर जो कि नए ट्रैक्टर है कंपनी से, उनको खालिस्तानी, वो कई लोग खालिस्तानी। आप सोचिए क्या किसानों का ये कर्तव्य है कि लाल किले पर जाकर के वो कब्जा करें और देश का जो झंडा है उसको क्या बोलते हैं तार तार करें। आपने लाल किले बने, आपने झंडे को फुटबॉल बना करके वो कार्रवाई करें, क्या ये किसानों का दायित्व है? वो लोग किसान है ही नहीं मैडम जो कुछ प्रदर्शन करते थे दिल्ली में। वो लोग किसानों के नाम पर केवल मैंने पैसा उगाई का काम करते थे और सरकार को बदनाम करने का कार्य करते थे। इस हेतु कांग्रेस भी पैसा देती थी, विरोधी पार्टियां भी पैसे देती थी, और देश के जो बाहर उग्रवादी लोग हैं, जैसे उदाहरण के कनाडा से पैसा आता था और उग्रवादियों से उनको पैसा मिलता था, पाकिस्तान से पैसा मिलता था। तो ये उसमें इतनी नाराजगी नहीं है जितनी मैंने बताई जा रही है। नाराजगी तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं है जितने की मुझे प्रचारित किया जा रहा है। चलिए, पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद।